दोस्तों आज मैं आपको एक डॉक्टर की कहानी बताने वाला हूँ जो कि अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वह अपने अस्पताल में जहाँ वह काम करता था वह महिला डॉक्टरों और नर्सों पे लाइन मारता रहता था। उसके बाद जब दूर के रिश्ते की बहन हेमा नर्स बनकर के उसके हॉस्पिटल में आती है, तब उसने उसे भी नहीं छोड़ा और उसके साथ भी अय्याशी करने लगा। दोस्तों आज की कहानी उसी अय्याश डॉक्टर प्रभाकरण की है जो कि बिल्कुल अय्याश था। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमेशा की तरह आज भी यह कहानी आपको झकझोर कर रख देने वाली है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जुर्म की कहानियाँ को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की सनसनीखेज कहानियाँ प्रतिदिन सुनने के लिए मिलती है। झारखंड में एक जिला है सिंहभूम, वहाँ एक तहसील है घाटशिला। इस घाटशिला तहसील का उपनगर मऊ भंडार कॉपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। मऊ भंडार में जहाँ कॉपर की फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पास में ही एक कॉलोनी बस गई है जिसे कॉपर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यह कॉलोनी जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए बनाया गया है। इस कॉलोनी से थोड़ा हट करके मऊ भंडार वर्क्स हॉस्पिटल है जो कि स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। वर्ष 1979 में इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था जिसका नाम था प्रभाकरण। उसकी पत्नी डॉक्टर शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थी। दोनों पति पत्नी वहीं पर डॉक्टर का काम कर रहे थे। इस डॉक्टर दंपति को अस्पताल के प्रांगण में ही रहने के लिए एक बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर प्रभाकरण शक्ल सूरत और व्यवहार से जितना असभ्य, बदतमीज और क्रूर लगता था, डॉक्टर शांति अपने नाम के हिसाब से उसी तरह शांत स्वभाव की सुंदर और इंप्रेशन वाली औरत थी। डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के 2 बच्चे थे, एक बेटा था और एक बेटी। दोनों बच्चे मूसाबनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करते थे। डॉक्टर प्रभाकरण असभ्य और बदतमीज ही नहीं बल्कि दिल फेंक इंसान भी था। अस्पताल के किसी डॉक्टर अथवा नर्स के साथ उसका चक्कर चलता ही रहता था। दोस्तों आप देखते होंगे दोस्तों कि समाज में इस तरह के 1-2 आदमी मिल ही जाते हैं। उसी तरह का प्रभाकरण भी। कई बार तो उसकी प्रेम की कहानियों की चर्चा अस्पताल के बाहर कॉलोनी तक ही पहुंच जाती है, क्योंकि इस तरह की अवैध रिश्ते की कहानियां बहुत ज्यादा फैलती है। दोस्तों यही वजह थी कि डॉक्टर शांति को भी अपने पति की करतूत का पता कॉलोनी वालों के लोगों से लग जाता है। कई बार तो क्लब वगैरह में मुंह फट अफसर कह भी देते थे, दोस्तों भाभी जी डॉक्टर साहब को नकेल डालकर रखिएगा। इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस किस गंदे नाले का पानी पीते रहते हैं। डॉक्टर शांति को यह सब बहुत अपमानित लगता था, बहुत बुरा लगता था। अस्पताल की सभी लेडी डॉक्टर और नर्सें एक जैसी तो थी नहीं। कई बार डॉक्टर प्रभाकरण को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था, क्योंकि इस तरह का कुकर्म करने वाले लोग दूसरे से बेइज्जत होते ही हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुरुकायस्थ ने प्रभाकरण को कई बार अपने चैम्बर में बुलाकर समझाया भी था कि आपको इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती हैं, लेकिन उनके कहने पर भी उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ रहा था। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे शांति की जिंदगी गुजर रही थी। तभी डॉक्टर शांति के जीवन में एक तूफान बनकर के आई। उसका नाम था हेमा। हेमा डॉक्टर प्रभाकरण के दूर के रिश्ते की बहन थी और उसकी पोस्टिंग बतौर नर्स के तौर पे मेन हॉस्पिटल टाटानगर में हुई थी। पूर्व में हेमा डॉक्टर प्रभाकरण से शादी के सपने देखा करती थी। दोनों के बीच रिश्ते की बात भी चली थी, लेकिन प्रभाकरण ने हेमा का रिश्ता ठुकराकर डॉक्टर शांति से प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय हेमा बहुत रोई थी। उसकी मां और बहन ने खूब हंगामा भी किया था। मऊ भंडार हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों को एम्बुलेंस से 30 से 35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल भेजा जाता था। इसकी वजह यह थी कि मऊ भंडार अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। गंभीर मरीजों को इलाज हेतु टाटानगर हॉस्पिटल भेजना ही पड़ता था। हेमा टाटानगर स्थित टाटा हॉस्पिटल में हॉस्टल में रहती थी। शनिवार को वह अस्पताल की एम्बुलेंस से मऊ भंडार आ जाती थी
और सुबह सुबह सोमवार को एम्बुलेंस से ही टाटानगर लौट जाते। मऊ भंडार में वह डॉक्टर प्रभाकरण के बंगले पर ही ठहरती थी। डॉक्टर प्रभाकरण रंगीन मिजाज का आदमी था, जैसा कि मैंने आपको बताया। डॉक्टर शांति की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर वह हेमा से संबंध बना लेता है, और चूंकि डॉक्टरी का काम ऐसा होता है, इसलिए शांति को भी मरीजों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। इसी का फायदा प्रभाकरण उठा रहा था। जब डॉक्टर शांति घर में नहीं होती थी तो प्रभाकरण और हेमा इसका जमकर लाभ उठाते थे। डॉक्टर शांति को अपने घर में हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी और उन दोनों की हरकतें से वह भी अनुभवी नहीं थी, लेकिन वह चाहकर भी इसलिए कुछ भी नहीं कर पाती थी क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से थी। जिस दिन हेमा मऊ भंडार आई होती थी उस दिन डॉक्टर प्रभाकरण नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने का बहाना करके वह हेमा को भी साथ रख लेता था। जब हेमा और प्रभाकरण की कहानियां सार्वजनिक होने लगी और अस्पताल की दीवारों से बाहर होने लगी तो डॉक्टर शांति मऊ भंडार आने पर हेमा को वह आपत्ति करने लगी थी और अपने पति से इसके लिए कहासुनी करने लगी थी। लेकिन प्रभाकरण पर हेमा के मादक और मांसल शरीर का नशा छाया हुआ था। हेमा को लेकर डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के बीच अक्सर झगड़ा और हाथापाई भी होने लगी थी, जिसकी आवाजें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थी। सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चटकारे लेकर के आपस में बातचीत करते थे और एक दूसरे को सुनाते थे। यह बात अलग थी कि उन सब की सहानुभूति डॉक्टर शांति के साथ रहते थे। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और एक दिन खबर आती है कि डॉक्टर शांति का ट्रांसफर खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में हो गया है। चूंकि कॉलोनी छोटी थी इसलिए इस बात को फैलने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर ही डॉक्टर शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गई और वहां पर वर्कर्स हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे डॉक्टर पुरुकायस्थ का हाथ था। दरअसल ऐसा करके उन्होंने अपनी मानवता का भरपूर परिचय दिया था। लेकिन डॉक्टर शांति के जाने के बाद प्रभाकरण ने अपनी पत्नी के डॉक्टर पुरकस्त के साथ झूठे अवैध संबंध की कहानी सुनानी शुरू कर दी। जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद वह खुद और भी ज्यादा धूर्त हो गया था और अयासिया करने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी दूसरी जगह पोस्टिंग होने के बाद उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। हेमा की पोस्टिंग मऊ भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल में हो जाए, इसके लिए प्रभाकरण कलकत्ता ऑफिस में हर तरह के जुगाड़ बैठा रहा था। इसलिए अब हेमा ज्यादा दिन मऊ भंडार में रहा कर। शांति के चले जाने के बाद प्रभाकरण और हेमा ने निर्लजता की सारी सीमाओं को लांघ दिया था। दोस्तों, टाटा अस्पताल का हॉस्टल छोड़कर वह मऊ भंडार में ही रहने लगी थी। ड्यूटी के लिए अब वह मऊ भंडार से हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से टाटानगर आना जाना करने लगी थी। डॉक्टर शांति के चले जाने के बाद हेमा और प्रभाकरण के साथ साथ रहने की बातें धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थी। प्रभाकरण और हेमा जल्दी ही केरल जाकर शादी करेंगे। इसके लिए डॉक्टर प्रभाकरण ने डॉक्टर शांति को तलाक का नोटिस भेजा। जैसी जैसी बातें लोगों को अक्सर सुनने को मिलती रहती थी, लेकिन कॉलोनी वालों को यह सब सुनने जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अफवाह फैली कि अब डॉक्टर प्रभाकरण की नज़र डॉक्टर शांति की जगह पर आई डॉक्टर मधु करकेटा पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा था। प्रभाकरण संथाली सौंदर्य डॉक्टर मधु करकेटा का उपासक बन गया। यह जानकारी मिलते ही हेमा किसी घायल नागिन की तरह फुफकार उठी। आए दिन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगी। ऐसी बातों को फैलाने में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले भी हवा देते थे। मऊ भंडार हॉस्पिटल में हेमा की नियुक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक हेमा केरल चली गई। उसे केरल के किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह बात प्रभाकरण ने लोगों को खुद बताई थी। हेमा के जाने के ठीक 1 महीने के बाद उसके पिता और भाई उसे समझा बुझाकर केरल ले जाने के लिए मऊ भंडार आए, लेकिन हेमा वहां नहीं थी। जब प्रभाकरण ने उन्हें बताया कि हेमा 1 महीने पहले ही वहां से चली गई है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हेमा केरल पहुंची ही नहीं थी तो हेमा गई कहां थी? वहां उसे कोई नौकरी मिलने वगैरह की कोई बात भी उनके सामने नहीं आई थी। उसने केरल आने की खबर भी नहीं दी थी। सोचने वाली बात यह थी, हेमा केरल नहीं गई तो गई कहां? अगर प्रभाकरण ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बिठाया तो फिर वह रास्ते में गायब कैसे हो गई? जैसे कितने ही सवाल मुंह बाए खड़े थे। प्रभाकरण की झूठी सच्ची बातों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था।
फिर भी उन दोनों ने 2 दिनों तक हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से हेमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा। यानी कि हेमा को 1 महीने से किसी ने नहीं देखा था दोस्तों। हर ओर से निराश होकर वे दोनों टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर भी गए, पर हेमा का कुछ पता नहीं लग सका। वे लोग दुखी और निराश होकर लौट तो गए, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही केरल पुलिस हेमा के लापता होने के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए मऊ भंडार आ पहुंची। लेकिन डॉक्टर प्रभाकरण डॉक्टर करकेटा के साथ दीर्घा बीच गया हुआ था। जब 2 दिन तक प्रभाकरण नहीं लौटा तो पुलिस दीर्घा पहुंची और प्रभाकरण को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान वह एक ही बात दोहराता रहा कि हेमा को उसने केरल जाने वाली गाड़ी में चढ़ा दिया था। हेमा कहाँ गई उसे कुछ पता नहीं था। निराश होकर पुलिस वापस लौट गई, लेकिन अभी प्रभाकरण की मुश्किलें कम होने वाली नहीं थी। उस साल इतनी बारिश हुई कि स्वर्ण रेखा नदी का उफान उन्मादी और भयानक हो गया था। इतना भयानक कि नदी का पानी कॉपर फैक्ट्री के गेट तक आ पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाएगी। बहुत सारे बहे हुए मृत जानवरों की लाशें बहकर आ गई थी और कॉलोनी में दुर्गंध पैदा कर रही थी। प्रभाकरण के घर से भी बहुत बदबू आ रही थी। इसी बीच केरला पुलिस सादे कपड़ों में फिर से मऊ भंडार आ जाती है। उसने हॉस्पिटल में ही प्रभाकरण को घेर लिया। सबकी मौजूदगी में जब प्रभाकरण के बंगले की तलाशी के लिए खोला गया तो मारे दुर्गंध के लोगों को नाक पर रुमाल रखने पड़ गए। जिस कमरे से भयानक दुर्गंध आ रही थी दोस्तों, उसमें टीन का एक बक्सा रखा हुआ था। पानी उस बक्से में बहकर बाहर आंगन में आकर नाली में मिल रहा था। पुलिस ने जैसे ही बक्से को खोला, वहां खड़े लोगों की रूह कांप गई। बक्से में टुकड़ों में कटी हेमा की लाश नमक और एसिड में रखी हुई थी। थोड़ा हिलाते ही उसके चेहरे और मांस अलग हो गए। उस भयानक दृश्य को देखने के लिए हजारों की भीड़ एकत्रित हो गई। सारे सबूतों के साथ पुलिस प्रभाकरण को लेकर जमशेदपुर के टाटा पुलिस स्टेशन आ गई, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने जो बताया वह क्रूरता की पराकाष्ठा थी दोस्तों। साथ ही मऊ भंडार वर्क्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही का भी शर्मनाक नमूना थी। हेमनाक के दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर के सभी भौचक रहे। प्रभाकरण से हेमा गर्भवती हो गई थी। वह प्रभाकरण पर जल्द से जल्द शादी कर लेने के लिए दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजाय प्रभाकरण डॉक्टर करकेटा के साथ रंगरेलियां मनाने में जुटा हुआ था। एक दिन हेमा टाटा हॉस्पिटल से जल्दी घर लौट आई। घर में प्रभाकरण के साथ डॉक्टर मधु करकेटा को देख करके वह क्रोध से चिल्लाने लगी। उसने डॉक्टर करकेटा को धक्का देते हुए गेट से बाहर कर दिया और प्रभाकरण को खुले शब्दों में चेतावनी देती हुई बोली, मुझे शांति मत समझना, जो तुम्हारी रंगरेलियों की वजह से बुद्धिल की तरह मुंह छिपा करके कहीं चली जाऊंगी। केरल से माँ और नानी को बुला करके पूरे मऊ भंडार के लोगों के सामने तुम्हारे उस अयासी के परिणाम के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा है। वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाजी की बातें सभी जानते हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर के तुम्हारे करतूत के बारे में बताऊंगी। उस वक्त उसकी चीखें बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। हेमा की धमकियों से प्रभाकरण को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने सॉरी कहते हुए हेमा से क्षमा मांग ली और जल्दी ही शादी करने का आश्वासन दिया। इस घटना के 2 हफ्ते के बाद ही एक रात उसने हेमा को कोल्ड ड्रिंक्स में नींद की दवा डालकर पिला दी और उसी रात उसने हेमा की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रभाकरण के अमानवीय कृत्य का अंत यही नहीं हुआ था। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले औजार ले आए और हेमा के लाश के टुकड़े कर डाले और एक बक्से में रख करके नमक और एसिड डाल दिया। इस काम में डॉक्टर करकेटा ने भी उसका साथ दिया था। प्रभाकरण अगर चाहता तो हेमा की लाश के टुकड़े को एक एक करके बड़ी आसानी से फैक्ट्री गेट तक उफनती स्वर्ण रेखा नदी के पानी में फेंक सकता था दोस्तों, जो उसके बंगले से 100 कदम दूरी पर ही था। लेकिन घर में इतने दुस्साहसी काम को अंजाम देने वाला प्रभाकरण ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पहाड़ी नदी की उफनती धाराओं ने हाथियों तक को बहा दिया था। कहते हैं कि गुनाह सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसी डर से प्रभाकरण ऐसा नहीं कर सका या फिर उचित समय का इंतजार करता रहा जो कभी नहीं आया। अपने बंगले में वह यदा कदा ही जाता था। ज्यादा समय वह हॉस्पिटल में ही गुजारता था। वहीं की कैंटीन में वह खाता पीता था। प्रभाकरण के बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर भी कोई सोच तक नहीं सका कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं।
क्योंकि ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने हेमा के पिता और भाई को टाटानगर बुलाया और पूरी घटना के बारे में उनको बताया और हेमा के लाश के कटे हुए टुकड़े उनको दे दिया। रोते बिलखते हुए उनके परिजन केरल समाज के अनुसार हेमा की अंत्येष्टि उन्होंने टाटानगर में ही कर दी थी। हेमा को रिश्तों में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। सच ही कहते हैं कि स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती है दोस्तों। शांति और उसके बच्चों का अधिकार छीनने की कीमत हेमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जहां मर्द की अय्यासी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्रियों की कोख उसके गुनाह के सारे पर्दे उठा देता है। यही सबसे बड़ा अंतर है स्त्री पुरुष के दुष्कर्म करने में। पुलिस कस्टडी में प्रभाकरण को केरल ले जाया गया दोस्तों। वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर करकेटा को डॉक्टर पुरुकायस्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने किसी तरह पैरवी करके बचा लिया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अवैध रिश्तों का अंजाम किस तरह से कितना बुरा होता है। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं से आप सजग रहें, सचेत रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।